सेकंड वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। अब हेडिंग डालें मैकेनिकल वेव्स, उसकी टाइप्स के बारे में। क्या हेडिंग होगी? देख लेना ब्लड नज़र नहीं आए, अगर आए तो फिर वो फोकस करना पड़ेगा। सही साफ नज़र आ रहा है? अल्फाज साफ नज़र आ रहे हैं? सही है। जी, हेडिंग डालें मैकेनिकल वेव्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। मैकेनिकल वेव्स किन्हें कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हम लास्ट क्लास में बयान कर चुके हैं। क्या बोलिए? सच वेव्स विच रिक्वायर सम मीडियम टू ट्रांसफर एनर्जी टू प्रोपेगेट एनर्जी कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। इसकी डेफिनेशन हो चुकी है, दोबारा नहीं लिख रहे, आपके पास मौजूद है। अब इसकी मज़ीद दो टाइप्स हैं मैकेनिकल वेव्स की। मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स, नंबर 1 ट्रांसवर्स वेव्स एंड नंबर 2 लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अच्छा जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं इसको हम कॉम्प्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? बोलिए कॉम्प्रेशनल वेव्स भी नहीं कहा जाता है। दो टाइप की वेव्स हो गई, कौन कौन सी? ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का दूसरा नाम क्या बताया? कॉम्प्रेशनल वेव्स। ठीक है भाई, ओके। अब हेडिंग डालें क्या? अब बात करेंगे पहले ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स अच्छा देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है, तवज्जो है। हमारे चैप्टर का जब आगाज़ किया था तो हमारा पहला टॉपिक था सिंपल हार्मोनिक मोशन। याद है आपको? क्या थी सिंपल हार्मोनिक मोशन? जिसमें कोई भी बॉडी एक सेंटर के दाएं बाएं या ऊपर नीचे मुसलसल वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करे, अपनी मोशन को रिपीट करे। डेट मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला जो है वो सामने लेकर आना चाह रहा हूँ आपके। जहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, आप फ़ौरन ध्यान में ले आए, कौन सी मोशन? वाइब्रेटरी मोशन, झूले की हरकत, पेंडुलम की मोशन, स्ट्रिंग के तार को छेड़ते हैं तो उसकी मोशन वाइब्रेट करता है वो भी, तो उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम दिया गया। जहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी वहाँ वेव होगी, चाहे नज़र आए या नज़र ना आए। और जहाँ वेव होगी वहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। नहीं समझे बात? इन दोनों का चोली दामन का साथ है। फिर से, जहाँ वेव होगी, जहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी वहाँ पर लाजमी वेव्स होंगी, या जहाँ वेव्स होंगी वहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो अब देखें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस पर? मैकेनिकल वेव पर। मैकेनिकल वेव्स किसे कहते हैं? जिनमें मीडियम पार्टिकल के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। जब मीडियम पार्टिकल के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो मीडियम पार्टिकल खुद क्या कर रहे होंगे? ये तो समझ में आ गया कि मीडियम पार्टिकल वास्ते के ज़र्रात एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त वो खुद क्या कर रहे होते हैं? जब वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, वो खुद सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अब उनकी सिंपल हार्मोनिक मोशन दो तरह की होती है, तवज्जो रहे, खुसूसी तवज्जो दरकार है। सिंपल हार्मोनिक मोशन दो तरह की होती है। एक होती है जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है उसी डायरेक्शन के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन हो। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, उसके परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो मीडियम पार्टिकल्स की। तो दो तरह की सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। पहले केस में क्या है कि एनर्जी जिस डायरेक्शन में वेव ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, उसी के पैरेलल हो, और दूसरे केस में उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। अगर मीडियम पार्टिकल एनर्जी के ट्रांसफ़र की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करें, अमूदन एग्जीक्यूट करें, तो फिर उसे कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। और अगर दूसरे केस में क्या बताया कि अगर फर्ज कर लें, पहला बता दिया था लेकिन कोई बात नहीं, तरतीब में हम इसे ट्रांसवर्स को पहले रखेंगे, बल्कि इसी पर मैं पहले बात कर लेता हूँ ट्रांसवर्स वेव पे।
लिखें सच वेव्स, वरना जहन उलझ जाएगा आपका। पहले एक एक करके बात करते हैं। सच वेव्स इन विच मीडियम पार्टिकल्स एग्जीक्यूट माने अंजाम देना, एग्जीक्यूट वाइब्रेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन, बात एक ही। सिंपल हार्मोनिक मोशन एट राइट एंगल। राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री, राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ वेव। कॉल्ड, नज़र आ रहा है सेल फोन पे, नज़र आ रहा है कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। अगर नज़र नहीं आ रहा तो आप ऑरली लिख लें, कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। Such waves in which medium particle execute simple harmonic motion at right angle to the direction of transfer of wave, कोल्ड ट्रांसफर। उर्दू तर्जमा इस तरह से होगा कि ऐसी मौज हैं जिनमें वास्ते के ज़र्रात यानी मीडियम पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वेव के परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर राइट एंगल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करें। तो फिर इसे कहा जाता है अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले मिसाल देनी पड़ेगी तब ये जुमला समझ में आएगा, राइट एंगल वाला या परपेंडिकुलर वाला। एग्जाम्पल में लिखें वाटर वेव्स, पानी में बनने वाली मौजें। देखिए इस पर गौर करते हैं। वाटर वेव्स, ये स्टिल सरफेस ऑफ वाटर है, ये वाटर सरफेस, मीन लेवल ऑफ वाटर, मीन लेवल ऑफ पानी की औसत सतह। ठीक है भाई। अब इसमें आप पत्थर फेंकते हैं या कोई भी मामला करते हैं, जी और कीजिए ज़रा इस पर। ये मीन लेवल था पानी का, फिर इसमें जो है पत्थर या कोई चीज़ डिप की गई जिससे क्या हुआ, वेव पैदा हो गई। ये वेव आपको मूव करती हुई नज़र आ रही है, रेड क्लियर। अच्छा, जब आप वेव देखेंगे तो आपको वेव मूव करती हुई नज़र आएगी एक डायरेक्शन में। फर्ज कर लें इस डायरेक्शन में वेव ट्रांसफ़र हो रही है, तो पानी कहाँ जा रहा होगा? क्या पानी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है? आपने वेव तो देखी है ना, घर पे जाके तसला लेके पानी डालना, उसमें वेव पैदा कर लेना, फिर देखना कि जब वेव ट्रांसफ़र हो रही होती है, वेव मूव करती हुई नज़र आती है, तो क्या पानी भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है? नेवर, कभी नहीं। पानी उस डायरेक्शन में मूव नहीं करता, बल्कि पानी के मालिक्यूल डायरेक्शन ऑफ वेव के जस्ट परपेंडिकुलर ऊपर नीचे वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करते हैं। कैसे? देखें, ये आपने डिप की फिंगर, ये आपने वेव पैदा की, वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन ऑफ वेव है, यानी एनर्जी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी का इंतकाल हो रहा है, इसी को तो वेव मोशन कहते हैं ना। ओके, अब ये किसके ज़रिए हो रहा है? वाटर मालिक्यूल के ज़रिए हो रहा है, पानी के ज़रात के ज़रिए हो रहा है। तो ये वाटर मालिक्यूल है, देखें यहाँ पर वाटर मालिक्यूल ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? फिर वाटर मालिक्यूल नीचे की तरफ आ गए, वाटर मालिक्यूल ऊपर चले गए। सिर्फ इस पॉइंट पे गौर करें। यहाँ पर जब ये ऊपर की तरफ गई फिर, तो मीडियम पार्टिकल जो है यानी वाटर मालिक्यूल ऊपर की तरफ जाएगा, आपको ये एक शेप नज़र आ जाएगी, शेप को कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहा जाता है बोले? यानी वो हिस्सा पानी का जो मीन लेवल से ऊपर उठ जाए, डेट इज़ कॉल्ड क्रेस्ट, और वो हिस्सा जो मीन लेवल से नीचे चला जाए, यानी ये वाला पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड ट्रफ। उर्दू में कहते हैं इसे नशेब, और इसे कहते हैं फराज, नशेब व फराज, नशेब व फराज कहा जाता है। तो जो ऊपर चला गया क्रेस्ट, और जो नीचे चला गया नशेब या ट्रफ। अब होता क्या है, गौर करें। ये मीडियम पार्टिकल ऊपर की तरफ गया तो क्या ऊपर जाके रुक जाएगा? नहीं, क्या होगा फिर? ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे ऐसा ऐसा आने के बाद इस पॉइंट पर आने के बाद रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? इसका जवाब दीजिएगा आप। ये मीडियम पार्टिकल फिर नीचे आने लगेगा,
जब ये नीचे आएगा तो जहाँ पे क्रेस्ट है वहाँ पे फिर अगले लम्हे ट्रफ बन जाएगा। जहाँ फराज है वहाँ क्या नज़र आएगा, नशेप नज़र आएगा। मीडियम पार्टिकल यहाँ आ गया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मीडियम पार्टिकल जाएगा दोबारा, मी लेवल पे रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, जवाब आप दीजिएगा। फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा, इस पॉइंट में पहुँचेगा, वहाँ दोबारा क्या बन जाएगा, क्रेस्ट। यानी मीडियम पार्टिकल जस्ट ऊपर नीचे झूल रहे हैं। क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है? मीडियम पार्टिकल जस्ट ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव सामने की तरफ ट्रांसफर होती हुई नज़र आ रही है। तो क्या पानी भी सामने जा रहा है? नहीं, पानी सामने नहीं जा रहा। डायरेक्शन ऑफ वेव इस तरफ है और इसके परपेंडिकुलर, इसके कहते हैं 90 डिग्री का एंगल। क्या कहा जाता है इसे, बोलिए? परपेंडिकुलर या राइट एंगल। मीडियम पार्टिकल जस्ट ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। सवाल मैंने आपसे किया था कि यहाँ पर पार्टिकल रुकेगा क्यों नहीं, ऊपर नीचे क्यों झूलेगा? जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो मेन लेवल पर रुक जाना चाहिए, नहीं रुकेगा बल्कि अपनी एक नीचे जारी रखेगा। क्यों? इसका जवाब कई दफ़ा दिया आपको पिछली क्लासेस में। एक लफ्ज़ बताया था, याद करें, इनर्शिया। क्या बताया था? बस चल रही हो, अचानक कोई उतर जाए बस से तो क्या रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि जो चीज़ मूव कर रही है वो रुकना नहीं चाहती। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं। और जो रुकी हुई है वो मूव नहीं करना चाहती। यही वजह है कि किताब को फोर्स लगा के हटाना पड़ेगा। जितनी भी चीज़ें हैं सब रुकी हुई, रेस्ट में। इनमें से कोई चीज़ चाहती है कि उसको मूव किया जाए? कोई नहीं चाहती। यही वजह है कि मूव करने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है। फोर्स लगाएंगे तो मूव करेगा। और जो चीज़ मूव कर रही है वो रुकना नहीं चाहती। ये बड़ी दिलचस्प बात है फिज़िक्स में। जो चीज़ मूव कर रही है वो स्टॉप नहीं होना चाहती। यही वजह है कि उस पर फोर्स लगाई जाती है, रिटार्डिंग फोर्स, ताकि उसको रोक दिया जाए। समझ रहे हैं बात को? यानी गाड़ी चल रही है, बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो गाड़ी को क्या किया, रोक दिया। अगर ब्रेक नहीं लगाया तो गाड़ी रुकेगी नहीं क्या? है? ब्रेक नहीं लगाए गाड़ी तो फिर भी रुक जाएगी। पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाए और ब्रेक ना लगाएं तो चलती रहेगी। तो अब कैसे रुक गई? उसकी वजह फ्रिक्शन है। कौन सी? जो रोड और टायरों के दरमियान फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के खिलाफ होती है। ग्रेविटी, एयर फ्रिक्शन, 3 तरह की मुज़ाहिमती क़ुव्वतें हैं जो मूविंग गाड़ी को रोक देती हैं। और ये सारी मुज़ाहिमती क़ुव्वतें ऊपर फ्री स्पेस में नहीं है। लिहाजा वहाँ बस एक दफ़ा चल पड़ी तो फिर उसको रोकने वाला खुदा के सिवा कोई नहीं है। समझ रहे बात को? क्योंकि वहाँ पे किसी किस्म की रेजिस्टेंस मोशन के अगेंस्ट नहीं होती। फिर कहीं और चले जाएंगे हम, दोबारा यहाँ पर आ जाए। तो आपने देखा कि किस तरह वेव पैदा हो गई और मीडियम पार्टिकल जस्ट ऊपर नीचे डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर। एक नुकता हम यहाँ डिस्कस करना चाह रहा था मैं आपसे। आइए प्रूव करते हैं इस बात को कि जब वेव मुंतकिल होती है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, तो पानी उस डायरेक्शन में मूव नहीं करता। पानी उस डायरेक्शन में मूव नहीं करता। इसको ज़रा सा समझते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए। अगर आप यहाँ पानी की सतह पे पीस ऑफ पेपर रख दें, ये पीस ऑफ पेपर, एक कागज़ का टुकड़ा, जब आप इस पीस ऑफ पेपर को यहाँ रखेंगे, अगर तो पानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेव की डायरेक्शन में, तो पीस ऑफ पेपर को भी इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये भी इसी तरफ जाना चाहिए क्योंकि पानी की सतह के ऊपर है। लेकिन आप गौर कीजिएगा, जब वेव मूव कर रही होती है तो पीस ऑफ पेपर वेव की डायरेक्शन में मूव नहीं करता। वेव, ये पीस ऑफ पेपर जस्ट ऊपर नीचे सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है। नहीं समझे बात को? तो ये इस बात का प्रूफ है कि ट्रांसवर्स वेव में मीडियम पार्टिकल्स जो होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं। और ऐसी वेव्स को कहा जाता है क्या? ट्रांसवर्स वेव्स। अब बताइए, जो रस्सी में बनने वाली वेव्स हैं ऐसे ही नहीं है? जो रस्सी में मौजें पैदा होती हैं वो भी तो ऐसे ही। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसमें 2 चीज़ें डिस्कस हुई है। क्या? क्रेस्ट और ट्रफ। इनकी डेफिनेशन लिखो। क्रेस्ट की डेफिनेशन लिखो पहले। क्या? क्रेस्ट, लेकिन द पोर्शन ऑफ वेव above mean level, above mean level called crest. इसको crest कहते हैं। ट्रफ, ट्रफ कहते हैं। A portion of wave below the mean level called trough.
इसको ट्रफ कहते हैं। सही है। इसमें कुछ टर्म्स को हम डिफाइन करते हुए आगे चलेंगे। हाँ, ये डायग्राम बना लीजिएगा, बाद में ये मौजूद है इन पर बोर्ड पर, इसको हम मिटा नहीं रहे, आप इससे लिख के आप हेडिंग डालें। वेवलेंथ, नेक्स्ट टॉप, छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको हम डिफाइन करते हुए बढ़ेंगे। वेवलेंथ, अच्छा वेवलेंथ को ये लैटिन वर्ड है, इससे शो करते हैं। तो जो लैटिन वर्ड है इसको पढ़ते हैं लैम्डा, उल्टा भाई जिसना नहीं आपने थीटा पढ़ा है, थीटा, ईटा, पाई, फाई, ये लैटिन वर्ड है, तो ये भी एक लैटिन वर्ड है, इसको लैम्डा पढ़ा जाता है। और वेवलेंथ के लिए इसको शो करते हैं, वेवलेंथ को शो किया जाता है। व्हाट इज़ वेवलेंथ? जी देखिए, वेवलेंथ की वो 2-3 तरीक़ों से डिफाइन किया गया है वेवलेंथ। पहली डेफिनेशन, दो कॉन्जिक्यूटिव आपको क्रैश नज़र आ रहे हैं, तो वो जो है वेवलेंथ किसे कहते हैं? ये आपको ट्रफ, ये एक ट्रफ, इसकी हाइट पीक और दूसरा कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इसके साथ है, इनके दरमियान जो फासला है दैट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। दो कॉन्जिक्यूटिव जो क्रेस्ट है, सॉरी क्रेस्ट, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के दरमियान, उनकी पीक के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ, लैम्डा से शो करते हैं। अच्छा ये बताइए, दो क्रेस्ट के दरमियान तो फासला समझ गए, वेवलेंथ, द डिस्टेंस between two consecutive crests, ये वेवलेंथ कहलाता है। इसकी एक डेफिनेशन और भी है, वो क्या है? अगर आप क्रेस्ट ना लें, ट्रफ ले लें। क्या? ट्रफ, ये एक ट्रफ नज़र आ रहा है, इसकी सबसे नीचाई, सबसे लोएस्ट पॉइंट और इसका भी लोएस्ट पॉइंट क्रेस्ट का, इनका दरमियानी फासला लें, तो ये भी लैम्डा निकलेगा, ये भी वेवलेंथ कहलाएगा। ये भी वही फासला होगा जो क्रेस्ट के दरमियान था। तो दो ट्रफ्स के दरमियान द डिस्टेंस और द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive ट्रफ्स, ये भी इसकी डेफिनेशन में शामिल है। इसकी डेफिनेशन और भी है कि एक कंप्लीट क्रेस्ट हो और एक कंप्लीट ट्रफ हो। ये कैसे होगा? देखो, क्या डेफिनेशन है दूसरी? एक और डेफिनेशन ये है, देखिए, वन कंप्लीट, ये आपको नज़र आ रहा है क्रेस्ट, और वन कंप्लीट ट्रफ, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। या डिस्टेंस ऑफ टू complete consecutive crest and trough। ये एक और डेफिनेशन आ गई। इसके मुताबिक ये जो फासला है, याद रहे, ये डिस्टेंस, एक कंप्लीट क्रेस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको वेवलेंथ कहा गया। अब यहाँ गिचपिच हो जाएगी, लिहाजा यहीं से देख लो, ये जो फासला है ना, ये डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड लैम्डा, वेवलेंथ। इसको लैम्डा पढ़ते हैं ना, ये लिखा तो है नीचे LAMBDA, लैम्डा।
कहाँ पर? ये डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन की शॉर्ट फॉर्म है ना, ये तो दरमियान, बिटवीन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालें, टाइम पीरियड ऑफ वेव। क्या हेडिंग होगी बोलिए? ये मिटाना पड़ेगा। उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ वेव, क्या हेडिंग है? टाइम पीरियड ऑफ वेव किसे कहते हैं? हेडिंग डालिए। टाइम तो जो रहे। वैसे आपको याद है ना टाइम पीरियड की डेफिनेशन हमने क्या बयान की, याद करें। टाइम पीरियड कहते हैं द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ट्रिप, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वन ऑसिलेशन। एक वाइब्रेशन, एक ऑसिलेशन या एक ट्रिप कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। याद रहे, इसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड ऑफ वेव से क्या मुराद है? टाइम पीरियड ऑफ वेव की डेफिनेशन ये है कि सच टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच वन वेवलेंथ पासिस थ्रू अ पॉइंट कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ वेव। फिर से, सच टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच वन वेवलेंथ पासिस थ्रू अ पॉइंट, वो वक्फा है वक्त जिसके दौरान एक वेवलेंथ पास हो जाए। एक वेवलेंथ का मतलब बता दिया 3 दफ़ा। एक वेवलेंथ किसे कहते हैं? 2 क्रेस्ट का दरमियानी फासला, 2 ट्रफ का दरमियानी फासला, या एक कंप्लीट क्रेस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ का दरमियानी फासला, इसको भी वेवलेंथ कहा गया है। तो वो वक्फा है वक्त जिसके दौरान एक कंप्लीट वेवलेंथ पास हो जाए, डेट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ वेव। लिखे सच टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच वन वेवलेंथ passes through a point, passes through a point called time period of wave. कॉल टाइम। आप जो है इनफ हो गया, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लास्ट, कीप क्वाइट एंड डू योर वर्क। कीप योर माउथ शट एंड डू दिस वर्क, ओके। जी, इसको छोड़िए, ये इसको पढ़ने का तरीका है, इसको पढ़ने का तरीका है, लैम्डा पढ़ते हैं इसको, और वेवलेंथ शो किया। हाँ जी, टाइम पीरियड ऑफ वेव की डेफिनेशन समझ में आ गई कि वो वक्त जिसके दौरान एक वेवलेंथ पास हो जाए। अच्छा, दिलचस्प बात ये है कि जब एक वेवलेंथ पास होगा तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। कैसे? गौर करें, यहाँ पर है, फर्ज कर लें कि मीडियम पार्टिकल, इस 2 क्रेस्ट के दरमियान जो फासला है वो वेवलेंथ कहलाता है। ओके, जब यहाँ से मीडियम पार्टिकल चलेगा तो कहाँ पहुँचेगा? नीचे पहुँचेगा, क्या बन जाएगा? ट्रफ। फिर उसके बाद दोबारा मीडियम पार्टिकल ऊपर आ जाएगा, दोबारा क्रेस्ट। तो मीडियम पार्टिकल ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, क्या एक वाइब्रेशन कंप्लीट ही कर लेगा। और जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी तो 2 क्रेस्ट बीच में एक ट्रफ पास हो जाएंगे, यानी इसका मतलब है कि 2 क्रेस्ट का दरमियानी फासला वेवलेंथ पास हो जाएगा। तो वेव टाइम पीरियड ऑफ वेव की डेफिनेशन